Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जनपद गोंडा की सुश्री विनीता पाल को आमंत्रित करता हूं। विनीता जी नमस्ते। श्री माननीय प्रधानमंत्री, श्री माननीय मुख्यमंत्री, आपको विनीता पाल नमस्कार करती है, हसन मऊ ब्लॉक, जिला गोंडा। विनीता जी नमस्कार। जरा अपने बारे में बताइए, अपने काम के विषय में जानना चाहूंगा मैं। नर्सरी का काम करती हूँ सर। सागवान लगाए हैं, चिप्स लगाए, सहजन लगाए, बेल लगाए, नीम लगाए और सारे से काम और मैं करती हूँ। यानी अपना खुद का है कि कोई संस्था के साथ जुड़ी है कि क्या, कैसे करती है? जी सर, मेरा ही है। 10 सखी मिलके बनाए हैं। अच्छा, आपने वो यानी समूह बनाया हुआ है। जी। अच्छा। नंदन महिला स्वयं सहायता समूह 10 महिलाओं को मैंने इकट्ठा करके संगठन बना के मैंने एक काम चला दिया है नर्सरी। कब से शुरू किया वनिता जी? 2019 फरवरी से सर। और आपके यहाँ 10 बहनें हैं। ये आइडिया कहाँ से आया आपको? जी, हरदर मऊ ब्लॉक से श्री राम प्रकाश मौर्य ने मुझे सूचना दिया तो मैंने नर्सरी था। अच्छा, लेकिन ऐसे ही पता चल गया कि ये काम करना है कि ये काम की कुछ ट्रेनिंग हुई, कुछ में कुछ करना पड़ा होगा ना आपको? जी सर, हम सब लोग बहुत गरीब थे सर। जो हमारे ये हरदर मऊ ब्लॉक है, मैं सर जाती रहती थी, देखती रहती थी, तो सर मैं सर से बात किए कि सर मुझे कोई काम बताओ, मैं काम करे और आगे बढ़ जाए। तो सर ने मुझे बताया कि तुम काम करो, हम तुम्हें काम देंगे, आप आगे बढ़ जाओगी। तो मैंने एक काम से किया, नर्सरी का काम किया। तो ये 10 बहनें कितना कमाई करते हैं? आप इस नर्सरी शुरू किए हैं तो? जी, हमें महीने में 50,000 बचत हो जाती है। साल में 6 लाख बचत हो जाती है। 6 लाख रुपए एक साल में? जी, और जो एक वाहन है उसको मैं महीने में 3,000 दे देती हूँ सर। जो खर्चा लगता है उसको मैं और खर्चा पानी निकाल के एक वाहन को 3,000 रुपया मैं दे देती हूँ। अच्छा, देखिए आपको तो कमाई भी हो रही है और आप पर्यावरण की रक्षा भी कर रही है। सीडीओ साहब ने मुझे और मदद किया है। नहीं, इसके लिए आपकी कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी हुआ होगा कोई? जी, कहीं ट्रेनिंग हुआ होगा आपका? जी ट्रेनिंग हुई है। अच्छा, और बहनों का भी ट्रेनिंग हुआ? जी सर, सबकी हुई है। चलिए, आप और आपके समूह की बहनें जो काम कर रही हैं, बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रही हैं। और आपने एक प्रकार से अपने गांव में इन 10 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का जो बीड़ा उठाया है और 6 लाख रुपए जितनी आमदनी करती हैं आप, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और आप बहुत प्रगति करें, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद विनीता जी। वहाँ श्री माननीय प्रधानमंत्री, श्री माननीय मुख्यमंत्री को विनीता पाल धन्यवाद देती है। मैं अपनी नर्सरी से एक पौधे भी देना चाहती हूँ, फिर मैं फूल भी देना साथ में चाहती हूँ। बहुत अच्छा, आपका धन्यवाद। धन्यवाद विनीता जी। अब प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद के लिए हम जनपद बहराइच चलेंगे, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी श्री तिलक राम जी उनसे संवाद करेंगे। तिलक राम जी नमस्ते। अपना परिचय, अपने काम के विषय में थोड़ा बताइए तिलक राम जी। हम खेती करता हूँ साहब, और जैसे और फिशरमेंट लगाया था उसको काट लिया हूँ साहब, और अब धान लगाने वाले हैं। परिवार में कितने सदस्य हैं? माता जी है, पिताजी है, एक भाई है और मेरी बीवी है, 3 बच्चे हैं साहब। अच्छा, तो काम क्या करते हैं? काम यही खेती बाड़ी का करता हूँ साहब। अच्छा, और नरेगा में काम करता हूँ साहब। ये पीछे बहुत बढ़िया मकान बन रहा है आपका, तो बड़ा तगड़ा, क्या बात है? आपसे कहा है साहब, प्रधानमंत्री जी आपने दिया है। अच्छा, आपको सरकार का लाभ मिला है? उसमें
बनवा रहा हूँ साहब। तो नीचे वाला बन गया, अभी ऊपर बना रहे हैं? हाँ, नीचे वाला साहब बन गया, स्लैब पर रही साहब। अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको लाभ मिला? हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुझे लाभ मिला। तो पहले कहाँ रहते थे? पहले कहीं नहीं जाते थे, घर पे ही रहते थे साहब। यानी ऐसे ही झोपड़ी में? झोपड़ी पहले बहुत दिक्कत थी साहब, न एक घर था, छपरा था, बारिश में बहुत दिक्कत होती थी और गर्मी में भी दिक्कत होती थी, लेकिन आपने दिया, बहुत अच्छा। अब है, परिवार हमारा सुखी से रहेगा। तो अभी तो घर वालों को पक्का मकान मिल गया है, तो घर वालों की अपेक्षा भी बढ़ गई होगी? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, पूरा परिवार बहुत खुश है। तभी मेहमान भी बहुत आते होंगे घर में? हाँ जी, अभी हाँ आते हैं साहब, पहले झोपड़ी में तो कोई मेहमान नहीं आता है, अभी तो मेहमान भी बहुत आते होंगे। हाँ साहब। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई करवाते हो? हाँ साहब, बच्चों पर आप मुझे बताइए, आपको प्रधानमंत्री आवास मिला, आप प्रधानमंत्री को क्या दोगे? प्रधानमंत्री को भगवान से कहता हूँ खूब सुखी से रहे, वो सारी जिंदगी प्रधानमंत्री ही रहे। बस ऐसे ही कह दोगे क्या? खुद देंगे नहीं आप? कुछ देने की बात बोलो ना। अच्छा, मैं मांगता हूं, देंगे आप? पक्का? पक्का देंगे? अच्छा, देखिए, पहला तो आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप बच्चों को जितना पढ़ना है जरूर पढ़ाएंगे, कभी भी आपको थोड़ी तकलीफ पड़े तो भी बच्चों को पढ़ाएंगे, करेंगे? पढ़ाएंगे साहब, पढ़ाते हैं। पक्का? पक्का साहब। और हर साल मुझे चिट्ठी लिख के बताओगे कि भाई बच्चे अब यहाँ इस क्लास में आए, इतना मार्क लाए हैं, ऐसा बताओगे? बताएंगे साहब। तो ये वादा पूरा करना है आपको? पूरा करेंगे सर। देखिए, हमने आपको ये आवास दिया, सरकार की योजना से आपको लाभ मिला, तो देश की भलाई के लिए आपको भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पढ़ाएंगे साहब, पढ़ रहे हैं। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामना है, और आपकी माता जी के यहाँ से दर्शन हो रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। माँ के आशीर्वाद मिले ताकि हम सब अच्छा काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जिला सिद्धार्थनगर के कोडरा ग्राम पंचायत में लॉकडाउन के दौरान 693 श्रमिक वापस लौटे हैं। इन्हीं में से एक श्री कुर्बान अली जी अब प्रधानमंत्री जी के साथ वार्तालाप करेंगे। कुर्बान अली जी, नमस्ते। सर, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। ये पीछे जगदम्बी प्रसाद बड़ा गुस्सा करते होंगे, उनको नाराजगी होती है कि देखो, ये हमारे यहाँ का कुर्बान अली तो बात कर रहा है, लेकिन मुझे बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। कहिए कुर्बान अली, क्या करते हैं आप कल? सर, मेरा नाम कुर्बान अली है, मैं कोडरा ग्राम जिला सिद्धार्थनगर से बोल रहा हूँ। मैं मुंबई में राजमिस्त्री का काम करता था। लॉकडाउन के दौरान मैं और मेरा छोटा भाई गांव वापस लौट कर आए। प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि गांव वापस आने के बाद मुझे और मेरे भाई को और मेरे गांव में जितने लोग आए हैं सबको राशन किट भी दिया गया और 1000 रुपया भी दिलाया गया, जिससे हमें बहुत खुशी हुई। और राज्य सरकार को हमारे हुनर के मुताबिक हमारे ही गांव में हमें काम भी दिलाया गया, जिससे मैं राज्य सरकार और प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो कुर्बान अली जी, इस बार तो ये कोरोना के कारण आप मुंबई छोड़ करके घर आ गए, तो रमजान का महीना भी तो घर में सबके साथ मनाया होगा? नहीं सर, 15 मई में हम लोग मुंबई में थे। अच्छा अच्छा। लॉकडाउन में मुंबई से 12 मई को मैं अपने गांव वापस प्राइवेट बस से गांव वापस आ गया। अच्छा, तो अभी गांव में क्या करते हैं? आप वापस आए हैं तो? सर, गांव वापस आने से पहले मेरा मेडिकल जांच
21 दिन होम क्वारंटीन में भी रखा गया। मैं और मेरा छोटा भाई गांव पे प्राइवेट में काम करते थे और यहाँ पे प्रधान जी हमारे सामुदायिक शौचालय बनवा रहे हैं, जिसमें हमें हमारे भाई को राजमिस्त्री का काम भी दिलाया गया। और आगे बोले प्रधान जी की राज्य सरकार द्वारा जैसे और काम भी मिलेगा, जैसे प्राइमरी की मरम्मत और गांव में घर घर शौचालय भी बनाए जाएंगे। हमें वहाँ भी राजमिस्त्री का काम भी दिलाया गया। राजमिस्त्री की हमारी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है, जिनका सर्टिफिकेट हमें दिलाया गया है। अच्छा अच्छा, यानी अब आप एक बड़े सर्टिफाइड राजमिस्त्री बनकर के काम के लिए जाएंगे आगे। जी सर। तो आप जब वहां थे और बीमारी की खबरें आई तो माँ बाप और सब रिश्तेदार सब बड़े चिंता में पड़ गए होंगे। सर लॉकडाउन के समय हम भी घबरा गए थे, लेकिन आपने ट्रेन भी चलाई और घर वाले थोड़ा खुशी भी हो गए कि ये रमजान का दिन भी था और ईद भी करीब थी, इसलिए घर वाले बोले 12 मई को प्राइवेट गाड़ी से हम लोग घर चले आए, अपने परिवार के साथ ईद भी यहाँ पे मनाई। चलिए, तो सब माँ बाप भाई बहन सब खुश हो गए आप आ गए तो। सब यहाँ पे सभी खुशी है। लेकिन अभी तबीयत संभालते हो कि नहीं संभालते हो? बड़े बहादुर बन करके ऐसे ही घूम रहे हो? नहीं सर, यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ। यहाँ पे रोजगार भी हमको दिलाया गया, यहाँ पे भी हम काम भी कर रहे हैं। हाँ। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आप अपना परिवार स्वस्थ रहे कुर्बान अली जी। और कौन है? अब मैं अहमदाबाद से वापस लौटे, गोरखपुर को वापस लौटे श्री नागेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। इन्होंने गोरखपुर लौटकर मुद्रा ऋण के माध्यम से डेयरी का काम प्रारंभ किया है। मतलब कि आप योगी जी के गांव के हैं और मेरे गांव में रहते थे? नमस्कार। नागेंद्र जी कहाँ रहते थे अहमदाबाद में? राजू नगर सर। हैं? राजू नगर। राजू नगर। अच्छा, कितने साल रहे वहाँ? मेरे चाचा जी रहते हैं वहीं पर। अच्छा अच्छा, चाचा जी के पास रहते थे। जी सर। क्या काम करते थे वहाँ? स्टील बर्तन का काम सर। अच्छा, तो ये सीखा कहाँ आपने स्टील बर्तन का इतना बड़ा वो तो काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सर वहीं चाचा के लड़के कराते थे, वहीं सिखाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप वापस कैसे आ गए? सर लॉकडाउन चल गया तो क्या करें वहाँ पर। अरे अहमदाबाद तो बहुत बढ़िया है। कंपनी बंद हो गई थी सर। अच्छा, यहाँ माँ भी चिंता करती होंगी, रिश्तेदार चिंता करते होंगे कि भाई बीमारी में तुम कहीं मत रहो, घर चले आओ, ऐसा हुआ होगा। इसलिए चले आए सर। हाँ। तो ये बीमारी का इतना डर कैसे लग गया? वैसे ही बीमारी है सर ये। तो अभी डर है कि अभी डर निकल गया? अभी पूरा डर है। अच्छा, तो अहमदाबाद से निकले कैसे आप? ट्रेन से सर। अच्छा, ये जो श्रमिक ट्रेन था उससे आ गए? जी सर। अच्छा, तो अब क्या मन करता है यहाँ? यहाँ सर हम ईपी बड़ौदा ईपी बैंक से हमने लोन लिया था। लोन लिया है आकर के? किस रोजगार के लिए। किस चीज के लिए लोन लिया? डेयरी खोलने के लिए। अच्छा, कितना लोन लिया है? 1 लाख का। 1 लाख रुपया? तो आपको दे दिया बैंक वालों ने? हाँ सर। आपने डरा दिया होगा उनको कि मैं अहमदाबाद से आता हूँ, मोदी जी के गांव से आता हूँ, 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, ऐसा किया था क्या? नहीं सर, पहले तो मैं लॉकडाउन में यहाँ तो प्राइमरी स्कूल में ही रहता था। हाँ। लॉकडाउन का पालन करके ही गया था। तो क्या किया 1 लाख रुपए का? मैंने भैंस खरीदा। भैंस खरीदा? तो जी क्या सर। क्या योजना क्या है आपकी? डेयरी का सर। डेयरी का? तो अभी भैंस दूध देती है? हाँ सर, देती है 10 किलो। कितना दूध बेचते हैं आप? 7 किलो दूध हम बेचते हैं सर। कितनी कमाई होती है? 365 रुपया। अच्छा, यानी हर दिन का 365 रुपया? जी सर। अच्छा, और वहाँ अहमदाबाद में कितना कमाते थे? वहाँ तो सर वही पड़ जाता था 8,000 7,000। तो आप गांव में आए, भैंस लाए और ज्यादा कमाने लग गए, तो आपको तो कोरोना फायदे में गया। जी सर।
है, आपने आपत्ति को अवसर में पलट दिया। बस हमें आपसे ही सीखना है, सब सरकारों को यही सीखना है कि देखिए हमारे नगेंद्र जी ने आपत्ति को कैसे अवसर में पलटा, हम भी आपत्ति में से अवसर कैसे ढूंढे। तो अभी क्या करोगे, ये एक ही भैंस से चलाओगे? डेयरी करना है तो भैंस तो ज्यादा चाहिए। हमको सर इससे मिलेगा तो और उन्नति, हम और ये 3 से 4 बढ़ा सकते हैं डेयरी। अच्छा, तो अभी बैंक को पैसा वापस देने होता है, वो रेगुलर देते हो? लेते हैं। तो बैंक दूसरे पैसे देने के लिए तैयार है? हाँ सर। अच्छा, चलिए मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, लेकिन मैं 1-2 बात बताना चाहूंगा। आपने भैंस रखी है, कभी कभी क्या होता है हमारे यहाँ क्या खिलाना उसका ज्ञान नहीं होता है, और ज्यादातर घर की महिलाएं ही ये पशुपालन करती हैं। अब जैसे भारत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपया खर्च करके पशुओं के फूट टू माउथ डिसीज का टीकाकरण का काम शुरू किया है। आप सबसे पहले ये टीकाकरण करवा दीजिए। उसी प्रकार से भारत सरकार ने पशुपालकों के लिए भी, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है, पशुपालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड निकाला है। आप वैसा किसान क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और उससे आप आगे का कर्ज लीजिए, तो उसमें थोड़ा आपको मदद ज्यादा मिल जाता है। तो ये भी आप जरूर कीजिए। तो पशु का आहार की चिंता करनी चाहिए, पशु को बीमार नहीं होने देना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग दूध देता रहता है, हमें पता ही नहीं होता है कि पशुधन का जितना महात्म्य बढ़ाओगे ना आपको अच्छा होगा। और उसका जो मलमूत्र है उससे भी अच्छा फर्टिलाइजर बना करके बेच सकते हैं आप, उससे भी कमाई कर सकते हैं। तो करेंगे? सब कुछ सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया? दिया सर। अच्छा, चलिए मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन तबीयत संभालना भैया इस हालात में। आइए, और कौन है? जालौन जिले के दीपू जी को संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ दीपू जी बताइए। आपके यहाँ से आवाज कम आ रही है दीपू जी। डकोर जालौन से बोल रहा हूँ दीपू। हाँ, जालौन से बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं दीपू जी? हैदराबाद में काम करते थे। हैदराबाद में? तो आपको तो दीपू गारू बोलना पड़ेगा। तो आपको दीपू गारू बोलना पड़ेगा मुझे। लॉकडाउन की वजह से आ गया घर। नहीं दीपू जी, पहले मेरे एक सवाल का तो जवाब दीजिए। आप हैदराबाद में थे, आंध्र में थे, तो आपको तो अब दीपू गारू कहते होंगे लोग। सुनाई देता है आपको? हाँ सर। हाँ, अच्छा बताइए क्या करते थे वहाँ? क्या करते थे? इंसुलेशन का काम करते थे सर। तो आगे कैसे, फिर आगे का क्या किया? और लॉकडाउन लग गया इसलिए सर गांव घर पर आ गया। और अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? बुलेलखंड एक्सप्रेस में काम कर रहा हूँ सर। अच्छा, तुरंत काम मिल गया आकर के? 1 महीने बाद मिला था सर। अच्छा, तो हैदराबाद में जितना कमाते थे उतना कमाते हैं कि कम कमाते हैं? नहीं, बराबर कमाते थे उधर। बराबर कमाते हैं। हाँ सर। अच्छा, और ये सारे नियमों का पालन करते हैं? हाँ साहब करते हैं। हाँ, देखिए ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है ना, ये एक प्रकार से इस पूरे इलाके का भाग्य बदलने वाला है। क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्रेस वे बनने के बाद वहां डिफेंस कॉरिडोर आने वाला है और नए नए उद्योग आने वाले हैं, और हमारा इलाका जो पानी के बिना तरस रहा था, वहां अब उद्योगों की शुरुआत हो जाएगी। तो अब आपको रोजी रोटी के लिए कहीं जाना पड़े ऐसी स्थिति नहीं बनेगी।
और ये विश्व स्तरीय सड़क बन रही है। वहां के लोग पहले मिट्टी की सड़क के लिए कागज देते थे गांव के लोग, आज इतनी बढ़िया सड़क आपके यहाँ बन रही है और मैं मानता हूं कि बुंदेलखंड का भाग्य बदल रहा है। चलिए दीपू गारू, आपको बहुत शुभकामनाएं भैया। जी सर, धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप के क्रम के अंत में कबीरदास जी की नगरी संत कबीर नगर से 2 लाभार्थी माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद हेतु जुड़ रहे हैं। पहले श्री रामचंद्र जी को आमंत्रित करता हूं। रामचंद्र जी नमस्ते। प्रणाम। नमस्कार भैया, बताइए। मैं ओडीओपी के तहत जिला संत कबीर नगर का मैं एक अस्थायी निवासी हूं सर, और मुझे ओडीओपी के योजना के अंतर्गत मुझे 11 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हुआ है। अच्छा, होजरी उद्योग के लिए सर। तो पहले से आप करते थे होजरी उद्योग? जी सर, छोटे रूप में करते थे। और उसमें अभी आपको 11 लाख रुपए मिल गया? जी। अच्छा, तो फिर आपको आश्चर्य हुआ होगा 11 लाख इतना बड़ा पैसा कैसे आ गया और क्या करेंगे, कैसा होगा? आश्चर्य हुआ, कब ऑनलाइन हुआ, कब मेरे खाते में आ गया, और इतना बड़ा मतलब मैं उद्योग को विस्तार कर दिया, बड़ा कर लिया। अभी क्या कर लिया आपने? 4 बाहर से आए थे कामगार लोग, उनको मैं अपने किए रख लिया हूँ काम कराते। 3 पहले के थे, 1 हमारे घर के हैं। तो 8 लोग काम करते हैं? 8 लोग। तो आप 8 लोगों का पेट भरते हैं? जी। वाह। चलिए, आपका ये जो स्वरोजगार और उद्यमशीलता को मैं बहुत बधाई देता हूं। और बैंक में से रेगुलर अच्छा पैसा जमा करना, लेना, कारोबार करोगे तो बहुत बड़े बन सकते हो। और दुनिया में जितने बड़े लोग बने हैं ना, सब छोटे से ही शुरू किया है जी। और जिन्होंने छोटे से शुरू किया वो सचमुच में बड़े बने हैं। जिनको विरासत में मिल जाता है वो तो लुढ़क जाते हैं कभी कभी। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कौन है आपके साथ बात करने वाले? जी सर, प्रणाम। नमस्ते। ग्राम दुगरा, पोस्ट बनियाबाड़ी, जनपद संत कबीर नगर का निवासी जी। मेरा व्यापार सर बेकरी का है। बेकरी का काम है? कितने सालों से है? ये सर 6-7 साल से। तो पहले क्या करते थे बेकरी में? आप क्या क्या बनाते हैं? जी सर, मैं रस बनाता हूँ। अच्छा, हाँ हो, चाय के साथ लेते हैं। जी। हाँ। तो हम चाय वालों को तो मालूम है ना कि रस की। तो फिर क्या कर रहे हैं अभी? जी सर, वही बेकरी का विस्तार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत जो लाभ मिला मुझको, उससे बेकरी विस्तार कर रहे हैं। और उसके बाद जो उनमें लेबरों और कामगारों की आवश्यकता है वो साथ भर रहे हैं। मेरे यहाँ बिहार के और बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के लेबर हैं। कितने लोग हैं आपके यहाँ? मेरे यहाँ सर पहले 10-12 थे, तब 12 और बढ़ रहे हैं। 24 लोगों को काम दे दिया आपने? जी सर। और ये जो श्रमिक वापिस आए उनमें से 12 को दिया? जी। तो आपका कारोबार बढ़ रहा है कि बस सेवा भाव से ही सबको काम दे रहे हो? सर, कारोबार भी बढ़ रहा है, सेवा भाव भी हो रहा है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि घर का कारोबार रह जाए और आप सबको काम दे दो और फिर घर में कोई खाना ही न दे आपको। तो अच्छे से काम हो रहा है बाजार में, सब चीजें डेली रोज ताजा बिकता है माल आपका? डेली की पैकेजिंग करके बाहर बेचते हैं? मैं पैकिंग करके जिले में और पड़ोसी जिले में, अच्छा। पड़ोसी जिले में तो मैं तक नहीं बिक जाता है। चलिए, मेरी आप सबको बहुत शुभकामना है भैया। आपका स्वास्थ्य जरूर संभालिए और मेहनत से जिंदगी बहुत कुछ आगे बढ़ सकती है। ये आप सबने करके दिखाया। धन्यवाद आप सबका। अब वो माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कि वे अपने उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। साथियों नमस्कार। मुझे आप सबसे बात करने का मौका मिला और जितना लोगों से बात करते हैं हर बार नई नई चीजें जानने को मिलती हैं। और हम सभी ने
अगर हम सोचेंगे अपने अपने जीवन के विषय में, अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक उतार चढ़ाव हम सब ने देखे हैं। हमारे सामाजिक जीवन में भी गांव में, शहर में अलग अलग तरह की कठिनाइयां आती ही रहती हैं। अब देखिए, कल बिजली गिर गई, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को जान चली गई। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया पर, पूरी मानव जाति पर एक साथ एक ही तरह का इतना बड़ा संकट आ जाएगा। एक ऐसा संकट जिसमें चाहकर भी लोग दूसरों की पूरी तरह मदद नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको कोई परेशानी न हुई हो। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, देश हो, दुनिया हो, गांव हो, शहर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, हर किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आगे भी हमें नहीं पता किस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी, लेकिन हां, इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना से रोक पाएंगे। साथियों, आज जब आप सभी मुझसे बात कर रहे हैं और मैं देख रहा था कि आपके चेहरे पर खुशी है, आपके आंखों के भाव, आपका अपनापन मैं अनुभव कर रहा था, और सारा देश देखता है। और यहां इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मौजूद है, मंत्रिपरिषद के उनके साथी मौजूद है, प्रशासन के सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है, अलग अलग जिलों में हजारों की तादाद में लोग भी जुड़े हुए हैं। देखिए भाइयों बहनों, श्रम की जो ताकत होती है वो हम सभी ने महसूस की है। श्रम की इसी शक्ति का आधार बना भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। आज इसी शक्ति ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रेरणा दी है। यानी केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव, गुणात्मक, और क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक, दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है। यूपी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी हैं, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ भी पूरी तरह जोड़ दिया है, क्लब कर दिया है। और आपने सुना होगा, मैं हमेशा कहता हूं डबल इंजन। मैं जिस डबल इंजन की बात हमेशा करता हूं, ये प्रयास आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान इसका बहुत उत्तम उदाहरण है। और मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया है, जिस तरह योगी जी और उनकी पूरी टीम जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी
इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर कोई इससे प्रेरणा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अन्य राज्य भी अपने यहां ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे। और मैं तो यूपी का सांसद हूं। जब उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अच्छे काम होते हैं तो मुझे जरा ज्यादा ही आनंद होता है, क्योंकि वहां के लोगों की मेरी भी जिम्मेवारी है। साथियों, संकट के समय जो साहस दिखाता है, सूझबूझ दिखाता है, सफलता उसी को मिलती है। आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूं अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ नागरिकों की सराहना करता हूं। इन उत्तर प्रदेश के सभी मेरे भाइयों बहनों को मैं आज विशेष रूप से नमन करता हूं। आपने जो काम किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को चकित कर देने की अद्भुत क्षमता है। चाहे यूपी के डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, पुलिस कर्मी हो, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, बैंक और पोस्ट ऑफिस के साथी हो, परिवहन विभाग के साथी हो, श्रमिक साथी हो। ये लिस्ट इतनी लंबी है, शायद मैं सबके नाम बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन हर किसी ने पूरी निष्ठा से साथ अपना योगदान दिया है। योगी जी और उनकी पूरी टीम, चाहे जनप्रतिनिधि हो या फिर कर्मचारी हो, आप सभी ने बहुत उत्तम काम किया है, सराहनीय काम किया है। आप सभी ने मिलकर यूपी को जिस मुश्किल स्थिति में संभाला है, आने वाले अनेक वर्षों तक उत्तर प्रदेश के हर बच्चा, हर परिवार इसको बड़े गर्वपूर्वक याद करेगा, आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। साथियों, उत्तर प्रदेश के प्रयास और उपलब्धियां इसलिए विराट हैं क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य भर नहीं है। अगर 24 करोड़ की जनता की बात करें तो ये हमारा उत्तर प्रदेश दुनिया के कई देशों से बड़ा राज्य है। इस उपलब्धि को यूपी के लोग खुद महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसको हम तब ज्यादा अच्छे तरह समझ पाते हैं और इन आंकड़ों जब जानेंगे तो हम हैरान हो जाएंगे। जरा तुलना करने से पता चलता है कि आज उत्तर प्रदेश ने कितनी बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं। हम यूरोप के 4 बड़े देशों को देखें। मैं यूरोप के 4 देशों का उल्लेख करता हूं। इंग्लैंड, जो 250 साल हमारे पर राज करके गया, फ्रांस, इटली, स्पेन। मैं इतने ही राज्यों की बात करता हूं। ये देश 200-250 साल तक दुनिया में सुपर पावर हुआ करते थे। आज भी दुनिया में इनका दबदबा है। आज अगर इन चारों देशों की कुल जनसंख्या को अगर हम जोड़ दें, इन 4 देशों की कुल संख्या को जोड़ दें, तो वो भी
जैसे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ हैं, इन 4 देशों की जनसंख्या भी 24 करोड़ होती है। हमारे तो अकेले यूपी की ही जनसंख्या 24 करोड़ है। यानी कि जितने लोग इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन, इन 4 देशों में रहते हैं, उतने ही लोग हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। लेकिन कोरोना में इन 4 देशों में मिलाकर उनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश जितनी है, इन 4 देशों में मिलाकर के 1,30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,30,000। जबकि उतनी ही जनसंख्या वाला हमारा उत्तर प्रदेश 600 लोगों की जान गई है। कहां 1,30,000 लोगों की मृत्यु और कहां 600 लोगों की मृत्यु। ये बात सही है कि मृत्यु मृत्यु होती है, एक हो या अनेक हो। एक भी व्यक्ति की मृत्यु दुखद है, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा कि इन 4 देशों ने मिलकर अपने यहां जितने प्रयास किए, फिर भी उनके यहां यूपी से कई गुना ज्यादा लोगों की जानें गई। और ये देश विकसित हैं, उनके पास संसाधन भी है, और कोई वहां के सरकारों को चिंता नहीं होगी ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी अपने नागरिकों को बचाने में उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो सफलता आपको उत्तर प्रदेश को हासिल की है। हर उत्तर प्रदेशवासी को गर्व होगा, हर भारतवासी को गर्व होगा। साथियों, इस दौरान आप में से ज्यादातर लोगों ने टीवी पर लगातार देखा होगा, अमेरिका के रिपोर्ट तो लगातार आते थे। अमेरिका के पास क्या नहीं है? सब कुछ है। वो एक चुटकी में जो चाहिए वो इकट्ठा कर सकता है। अमेरिका के पास साधन, संसाधन, आधुनिक टेक्नोलॉजी, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी आज अमेरिका कोरोना से बेहद बुरी तरह प्रभावित हुआ। आप ये भी याद रखिए कि अमेरिका की जनसंख्या करीब 33 करोड़ है, यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ है। लेकिन अमेरिका में अब तक 1,25,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में 600 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर योगी जी ने और उत्तर प्रदेश के उनके सभी साथियों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सही से तैयारी नहीं की होती, अगर यूपी में भी अमेरिका की तरह ही तबाही मची होती, तो आज उत्तर प्रदेश में 600 नहीं 85,000 लोगों की जान जा सकती थी। अगर हम किसी और देश से तुलना करें तो उस हिसाब से देखें तो 85,000 लोग जान जाती। लेकिन जो मेहनत यूपी की सरकार ने की है, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अब तक कम से कम 85,000 लोगों का जीवन बचाने में वो कामयाब हुई है। आज अगर हम अपने नागरिकों का जीवन बचा पा रहे हैं तो ये भी अपने आप में एक संतोष का विषय है और देश का आत्मविश्वास भी उसके कारण बढ़ता है। लेकिन मैं एक पुरानी घटना को जरूर आज उल्लेख करना चाहूंगा। एक वो भी दिन था जब प्रयागराज, तब के इलाहाबाद के सांसद, देश के प्रधानमंत्री थे और कुंभ के मेले में
भगदड़ मची थी, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे। तब उस समय जो लोग सरकार में थे, उन्होंने सारा जोर मरने वालों की संख्या छिपाने में ही लगा दिया था। अब आज उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन बच रहा है, सुरक्षित हो रहा है, तो यूपी के सांसद के नाते, देश के नागरिक के नाते, भारत के प्रधानमंत्री के नाते जैसे आप सबको तसल्ली मिलती है, मुझे भी तसल्ली मिलती है। और साथियों, इसमें भी हमें एक और बात हमेशा याद रखनी है। ये सब उस स्थिति में हुआ जब देश भर से करीब 30-35 लाख से जितने श्रमिक, हमारे कामगार साथी यूपी में पिछले कुछ हफ्तों में अपने गांव लौटे थे। सैकड़ों श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलवाकर यूपी सरकार ने मुश्किल में फंसे अपने लोगों को वापस बुला लिया था। दूसरे राज्यों से आए इन साथियों से संक्रमण के फैलाव का रिस्क और भी अधिक था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जिस तरह स्थिति को संवेदनशीलता के साथ संभाला, उसने राज्य को एक बड़े संकट से बाहर निकाल लिया। देश की भी बहुत बड़ी सेवा की है उत्तर प्रदेश ने। साथियों, यूपी में 2017 से पहले जो भी सरकारें थी, जो भी व्यवस्थाएं थी, जिस प्रकार से शासन चल रहा था, जिस तरह की सरकारें चला करती थी, उस हालात में हम इन नतीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले वाली सरकारें होती तो अस्पतालों की संख्या का बहाना बनाकर, अस्पताल में बिस्तरों की संख्या का बहाना बनाकर हम चुनौती को टाल देते, लेकिन योगी जी ने ऐसा नहीं किया। योगी जी ने, उनकी सरकार ने हालत की गंभीरता को समझा। उन्होंने समझा कि इतने बड़े देशों की क्या हालत हो रही है, बड़े बड़े समृद्ध देशों की बर्बादी हो रही है, तो उन्होंने बुरा अंदाज लगा लिया। और वे देखते हुए उन्होंने और उनकी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया। क्वारंटीन सेंटर हो, आइसोलेशन की सुविधा हो, इसके निर्माण के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। आप कल्पना से कर सकते हैं, उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ हो, पिताजी के अंत्येष्टि में जाने के बजाय ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जिंदगी खपाने वाले योगी जी इस कोरोना से बचाने के लिए आपके साथ जुटे रहे। मैं योगी जी को अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इतनी संवेदनशीलता। भाइयों बहनों, जो श्रमिक बाहर से आ रहे थे, उनके लिए बहुत ही कम समय में लगभग 60,000 ग्रामीण निगरानी समितियों का गठन किया गया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जन भागीदारी, जनता को जोड़ दिया। 60,000 निगरानी समितियां बना देना। इन समितियों ने गांवों में क्वारंटीन की व्यवस्था विकसित करने में बहुत बड़ी मदद की। मैं सभी निगरानी समितियों के लोगों का बधाई करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सिर्फ 2-2.5 महीने के भीतर ही यूपी में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में 1 लाख बिस्तर भी तैयार कर दिए गए। साथियों, लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भोजन की दिक्कत न हो, इसके लिए जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है, वो अभूतपूर्व है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यूपी ने बहुत तेजी से गरीबों और गांव लौटे श्रमिक साथियों तक मुफ्त राशन पहुंचाया। यानी ये इंतजाम किया कि 15 करोड़ गरीबों को भोजन की दिक्कत न हो, कोई भूखा न सोए। ये संवेदनशीलता के साथ काम किया गया। इस दौरान यूपी में गरीबों को 42 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न बांटा गया, अनाज बांटा गया। जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उनके लिए भी यूपी सरकार ने सरकारी राशन की दुकान के दरवाजे खोल दिए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 3.25 करोड़ गरीब महिलाओं के जनधन खाते में लगभग 5,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। आजादी के बाद के इतिहास में संभवतः किसी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर गरीबों की मदद नहीं की है। साथियों, भारत को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर तेज गति से ले जाने का अभियान या फिर गरीब कल्याण रोजगार अभियान हो, उत्तर प्रदेश यहां भी बहुत आगे चल रहा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत श्रमिकों को आय के साधन बढ़ाने के लिए गांवों में अनेक प्रकार के कार्य शुरू करवाए जा रहे हैं। गरीबों के लिए पक्के घर का निर्माण हो, सामूहिक शौचालय कम्युनिटी टॉयलेट का निर्माण हो, पंचायत भवनों का काम हो, कुएं तालाब बनाना, सड़कें बनाना, इंटरनेट की लाइनें बिछाना, ऐसे 25 कामों की लिस्ट केंद्र सरकार ने बनाई है। आज इसको विस्तार देते हुए इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी शामिल करते हुए उत्तर प्रदेश ने सीधे करीब करीब 1.25 करोड़ श्रमिक और कामगार साथियों को रोजगार देने का बीड़ा उठाया है, प्रयास किया है। इसमें से करीब 60 लाख लोग को गांव के विकास में जुड़ी योजनाओं में तो करीब 40 लाख लोगों को छोटे उद्योग यानी एमएसएमईज में रोजगार दिया जा रहा है। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए हजारों उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत करीब 10,000 करोड़ रुपए का ऋण आवंटित किया गया है। ऋण के साथ साथ आज हजारों हस्तशिल्पियों को आधुनिक मशीनें और उनके काम के लिए जो जरूरी ऐसी टूल किट भी दी गई है। इससे हस्तशिल्पियों का काम भी बढ़ेगा और उनको सुविधा भी मिलेगी। मैं सभी लाभार्थियों को, रोजगार पाने वाले को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश के सांसद होने के नाते मैं भी इस समय हर बार लगातार योगी जी के साथ संपर्क में रहता था। काशी के लिए बातें करता था, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की बातें भी सुनता था। 1.25 करोड़ कामगारों की, कर्मचारियों की पहचान करना, 30 लाख से ज्यादा श्रमिकों के कौशल का, अनुभव का डेटा तैयार करना और उनके रोजगार की समुचित व्यवस्था करना, ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार और उसके सभी मुलाजिम, सभी बाबू कितनी तैयारी की है, कितनी सघन रूप से तैयारी की है, कितनी व्यापक रूप से तैयारी की है। यूपी की एक जनपद एक उत्पाद योजना तो पहले से ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे रही है।
उनको एक बड़ा बाजार दे रही है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जब पूरे देश में ऐसे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश को बहुत अधिक लाभ होगा। इससे कपड़ों के, सिल्क के, लेदर के, पीतल के ऐसे जो अनेक औद्योगिक क्लस्टर है, उनको बल मिलेगा, नया बाजार मिलेगा। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को होगा। किसानों के हित में, छोटे व्यापारियों के हित में दशकों से 3 बड़े सुधारों की मांग निरंतर हो रही थी। अब जो 3 कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, उनसे किसानों को मंडी से बाहर भी अपनी उपज बेचने का अधिकार मिल गया है। यदि हमारा किसान जहां बेहतर दाम मिलेगा, वहीं पर किसान अपना सामान बेचेगा। दूसरा, अब किसान अगर चाहे तो अब बुआई के समय ही अपनी फसल का दाम तय कर सकता है। अब आलू की फसल पैदा करने वाला किसान चिप्स बनाने वाले उद्योग के साथ, आम लगाने वाला किसान मैंगो जूस बनाने वाले के साथ, टमाटर की खेती वाला किसान टमाटर का सॉस बनाने वाले के साथ बुआई के समय ही समझौता कर सकता है, जिससे उसको दाम घटने की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। साथियों, इसके अलावा हमारे पशुपालकों के लिए अनेक नए कदम उठाए जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही पशुपालकों और डेयरी सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एक विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। इससे करीब 1 करोड़ और नए किसानों, पशुपालकों को डेयरी सेक्टर से जोड़ा जाएगा। डेयरी से जुड़ी नई सुविधाएं तैयार की जाएगी। अनुमान है कि आने वाले समय में इससे गांवों में लगभग 35 लाख नए रोजगार तैयार होंगे। परसों ही केंद्र सरकार ने यूपी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक और अहम फैसला लिया है। बौद्ध सर्किट के लिहाज से, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बौद्ध सर्किट के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण कुशीनगर, इस कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इससे पूर्वांचल में हवाई कनेक्टिविटी और सशक्त होगी और देश विदेश में भगवान बुद्ध पर आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालु अब आसानी से उत्तर प्रदेश आ सकेंगे। इससे भी स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अनेक अवसर बनेंगे। और ये पर्यटन क्षेत्र की एक विशेषता आप भी जानते हैं, ये क्षेत्र कम से कम पूंजी में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देता है। साथियों, उत्तर प्रदेश हमेशा से भारत के प्रगति पथ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। गांव, गरीब और देश को सशक्त करने के जिस मिशन को लेकर के हम चले हैं, उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान यहां बीजेपी की सरकार आने के बाद अब लगातार बढ़ रहा है। बीते 3-3.5 वर्षों में हर बड़ी योजना पर उत्तर प्रदेश ने तेज गति से काम किया है। सिर्फ 3 साल में यूपी में गरीबों के लिए 30 लाख से ज्यादा पक्के घर बनाए गए हैं। सिर्फ 3 साल की मेहनत से यूपी ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। सिर्फ 3 साल में
पारदर्शी तरीके से यूपी ने 3 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। सिर्फ 3 साल के प्रयासों से यूपी में माता मृत्यु दर में 30% की गिरावट आई है। साथियों, बरसों से पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस महामारी की तरह ये कहर बरपाती थी। अनेक नवजात शिशुओं की दुखद मृत्यु इस बीमारी से हो जाती थी। अब यूपी सरकार के प्रयासों से इस बीमारी के मरीजों की संख्या तो कम हुई है, मृत्यु दर में भी 90% तक की कमी आई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज हो या फिर आयुष्मान भारत अभियान के तहत दूसरी सुविधाएं, इससे भी यूपी ने प्रशंसनीय काम किया है। बिजली, पानी, सड़क ऐसी अनेक बुनियादी सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। नई सड़कों और एक्सप्रेसवे के निर्माण में यूपी आगे चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश में शांति है, कानून का राज कायम हो रहा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश पर पूरी दुनिया के निवेशकों, इन्वेस्टर्स को अब उत्तर प्रदेश भाने लगा है, उनकी नजर है वहां। सरकार देशी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए जो भी कदम उठा रही है, उसका बहुत बड़ा लाभ यूपी उठा रहा है। और देखिए, आज भी जब अन्य राज्य कोरोना से लड़ाई में जूझ रहे हैं, यूपी ने अपने विकास के लिए इतनी बड़ी योजना शुरू कर दी है। एक प्रकार से आपदा से बने हर अवसर को यूपी सरकार साकार कर रही है। एक बार फिर आप सभी को रोजगार के इन तमाम अवसरों के लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं फिर से एक बार याद कराना चाहूंगा, और मैं बार बार कहूंगा, और आप भी बार बार सबको कहिए, याद रखिए, कभी कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। हमें ये लड़ाई जारी रखनी है। लड़ाई अभी भी जारी है। काम पर निकलिए, लेकिन 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क और लगातार साफ सफाई, ये बहुत जरूरी है। जीवन और आजीविका दोनों की सुरक्षा की ये लड़ाई उत्तर प्रदेश जीतेगा और भारत भी जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।